नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। आज पेपर प्रैक्टिस अंत में होगी। उससे पहले आपको बता दूं कि आज हम जानेंगे कि विश्व में प्रचलित पवनों का विकास कैसे होता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि पूरी पृथ्वी पर कितनी वायुमंडलीय कोशिका पाई जाती है। समय को बर्बाद न करते हुए आइए शुरू करते हैं। वायुमंडलीय कोशिकाएं ये तीन प्रकार की होती है पूरे पृथ्वी पर। पहला नंबर है हेडली कोशिकाएं, दूसरा है फेरल कोशिकाएं और तीसरा है ध्रुवीय कोशिकाएं। तीनों का सिस्टम एक ही है, तीनों एक ही सिद्धांत पर काम करती है। ये तीनों कोशिकाएं एक ही सिद्धांत पर काम करती है, बस उनकी स्थिति के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। जानते हैं कि जो हेडली कोशिकाएं हैं वो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के बीच हेडली कोशिकाएं पाई जाती है। आइए देखते हैं कि क्या है ये हेडली कोशिकाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये हेडली कोशिकाएं क्या है। आइए अब जानते हैं कि हेडली कोशिकाएं क्या है। हेडली कोशिका है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपसे निवेदन है कि आप कल की पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक बार यहाँ पे भी बता देता हूँ कि वायु का जो नेचर होता है ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। जैसा भी आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होता है, जिस कारण से यहाँ पे तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, और वायुदाब कम होगा तो हवाएं ऊपर की ओर आसमान की ओर हवाएं उठेगी। जैसे जैसे हवाएं आसमान की ओर उठती है उसके बाद हवाएं फैल जाती है, अर्थात कहाँ की तरफ जाएगी? उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर हवाएं जाएगी। जैसे हवा दक्षिणी ध्रुव की ओर ऊपर ही ऊपर गई, फिर से वह आसमान में ठंडी हो जाती है और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी की तरफ बैठ जाती है। वायु क्या हुई? वहाँ पे बैठ गई, और वायु के बैठने से क्या हुआ कि यहाँ पे जब उच्च वायुदाब पेटी बनी, फिर से धरातल से वायु ने गति करना शुरू कर दिया विषुवत रेखा की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वायु ने गति करना शुरू कर दिया विषुवत रेखा की ओर। जैसी विषुवत रेखा पर पहुंची, फिर से आसमान की ओर उड़ना शुरू कर दिया। आसमान की ओर उड़ी, उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में फिर से बैठ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायु ने एक चक्रण का रूप धारण कर लिया, है ना। तो इसी चक्रण को हेडली कोशिका कहते हैं, हेडली कोशिका कहते हैं। और इसी हेडली कोशिका को एग्जाम में पूछा गया कि हेडली कोशिकाएं कहाँ पे बनती है, किस वायुदाब पेटी में बनती है ना। तो हेडली कोशिकाएं राइट आंसर हो जाएगा कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के जो वायु का जो चक्रीय क्रम है, पहले ऊपर गई, फिर दूसरे पेटी में शिफ्ट हुई, फिर वहीं से नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई। तो इस प्रकार से वायु चक्रीय क्रम में गति करती रहेगी और इसे हेडली कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पे फेरल कोशिका है। फेरल कोशिका में भी बिल्कुल सेम है। आपने देखा कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से तो कुछ वायु चली गई विषुवत रेखा की ओर, आई बात समझ में, कुछ चलेगी विषुवत रेखा की ओर, लेकिन कुछ ऊपर की तरफ भी तो जाएगी। और फेरल के नियम के अनुसार वायु की दिशा कहाँ होगी? उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ होगी। ये दाहिनी तरफ जा रही है, और कहाँ से जा रही है? ये नीचे से कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से हवाएं आसमान की ओर उड़ेगी, आसमान की ओर उड़ेगी। यहाँ से ये कैसे उड़ गई? यहाँ से आसमान की ओर। और जैसे ये आसमान की ओर उड़ी, आसमान की ओर उड़ी, अब यहाँ से ये फिर से नीचे की तरफ बैठ जाएगी। कहाँ बैठ जाएगी? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी की ओर क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी। आई बात समझ में? आसमान की ओर उड़ेगी यहाँ से, और यहाँ से फिर कहाँ बैठ जाएगी? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की ओर बैठ जाएगी। फिर से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें गति करेगी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ बहती जाएगी।
तो इसका मतलब हमने क्या जाना कि यहाँ पे भी एक चक्रीय क्रम बनता है, इसे ही फेरल कोशिका कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि फेरल कोशिका किन दो वायदा पेटी के बीच बनता है। तो फेरल कोशिका किसके बीच बनता है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदा पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी। कई एग्जाम में इसे उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी को उष्ण कटिबंधीय निम्न वायदा पेटी भी कहा गया है। ठीक है, अगला जो था ध्रुवीय कोशिका। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ये जानकारी दी थी कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो सबसे ध्रुवों पर उच्च वायदा पेटी पाई जाती है। और उच्च वायदाब अगर ध्रुवों पर पाई गई तो ध्रुवों से वायु का संचरण जो होगा कहाँ की तरफ होगा भाई? नीचे की तरफ होगा ना ध्रुवों से। भाई लास्ट में तो ध्रुव है, तो ध्रुवों से वायु का संचरण होगा तो फेरल के नियम के अनुसार दाहिनी तरफ होगा। और यहाँ से ध्रुवीय यहाँ से कहाँ होगा? ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी से वायु गमन करेगी कहाँ की तरफ? उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी नीचे से करेगी, धरातल से करेगी, ये गमन करेगी यहाँ से। और जैसे उपध्रुवीय निम्न वायदाब की ओर ये पवनें आई तो यहाँ से हल्की पवन है, क्योंकि निम्न वायदा पेटी है, हल्की पवन होके फिर ये आसमान में उड़ेगी और आसमान में ऐसे उड़ेगी। देखो ऐसे, मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ आपको, ये आसमान में इस तरीके से उड़ेगी। ठीक है, और आसमान में उड़ने के बाद फिर से ये जैसी ध्रुवों पर पहुंचेगी और भारी होती जाएगी, फिर से बैठ जाएगी कहाँ पे? ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी पर बैठ जाएगी। और ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी से फिर से कहाँ गमन करना शुरू कर देगी? निम्न वायदा पेटी की ओर। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू हो रही है, पर बस इतना अंतर है कि वायु की दिशा अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस इतना अंतर है कि वायु की दिशा अलग अलग है। तो हमने जाना कि यहाँ पे भी चक्रीय क्रम वायु का चल रहा है, संचरण चल रहा है, तो इसे ध्रुवीय कोशिका हमने नाम दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ है। अब जो मैंने लास्ट में ये बताया था, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको आप याद कर सकते हैं। आगे जानते हैं अब स्थानीय पवनों के बारे में, आपको बताते हैं कि क्या है ये स्थानीय पवनें। साथियों, मैं अब आपको बताऊंगा कि स्थानीय पवनों के बारे में। स्थानीय पवन किसे कहते हैं? स्थानीय पवन उन पवनों को कहते हैं जो किसी स्थान विशेष पर ही चलती है। जैसे कि उत्तर भारत में आपने देखा होगा कि लू चलती है गर्मियों के मौसम में, उसी प्रकार और भी चलती है, जैसे ब्रैकफील्डर, पुर्गा पवनें, विली विली, इस प्रकार से बहुत सारी स्थानीय पवनें चलती है। ये स्थानीय पवनें कुछ गर्म होती है और कुछ ठंडी होती है। आइए चलते हैं, सबसे पहले जो पवन का नाम पढ़ते हैं हम जो पढ़ेंगे वो है चिनूक पवन। चिनूक पवन की क्या विशेषता है, आइए जानते हैं। उत्तरी अमेरिका का मैप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक पर्वतमाला है जिसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला में दक्षिण पश्चिम से एक पवन आती है और ये रॉकी पर्वतमाला से टकराकर नीचे की ओर दूसरी तरफ जाती है तो यहाँ पे उस समय बर्फबारी रहती है और इन बर्फ को पिघलाकर यहाँ पे मौसम जीवन रहने के अनुकूल यहाँ की दशा बनाती है, रहने के अनुकूल यहाँ पे दशा बनाती है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे बर्फ गलेगी और जो चरवाही हैं, चरवाहों को क्या होगा? फायदा होगा। तो यह है चिनूक गर्म पवन। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे रॉकी पर्वतमाला से एक आध क्वेश्चन और जान लेते हैं। रॉकी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। आई बात समझ में? और अगर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है माउंट लेगोन। ये यहाँ पे माउंट लेगोन उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कौन से पर्वत पर है? ये रॉकी पर्वत पर नहीं है, इसे कोस्टल रेंज, यहाँ पे है कोस्टल रेंज, और यहाँ पे माउंट लेगोन उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कुछ और महत्वपूर्ण पवन यहाँ पे चलती है, उसका नाम है सांता आना। सांता आना कैलिफोर्निया में बहती है। उसके अलावा एक और चलती है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर भी यूएसए में चलती है। ठीक है, सांता आना और ब्लैक रोलर भी यहाँ पे यूएसए के इन एरिया में बहती है।
एक महत्वपूर्ण पवन है, उसका नाम है ब्लिज़र्ड। ब्लिज़र्ड जो पवन है वो ध्रुवों से आती है, तो ध्रुवों से आएगी तो ठंडी पवन होगी, और उसकी विशेषता ये होती है कि उसके टाइम पर कनाडा और यूएसए में अपने साथ बर्फबारी लेके आती है, और ब्लिज़र्ड के आने से यहाँ पे कई दिनों तक शहर के जो शहर हैं वो बर्फ़ से ढक जाते हैं। तो आपने वीडियो भी देखी होगी कि यूएसए और कनाडा में बहुत सारी बर्फबारी होती है, वो इसी पवन के कारण होता है। जो ब्लिज़र्ड पवन है उसी के कारण यूएसए और कनाडा में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। आगे देखते हैं, दूसरी पवन है फॉन। फॉन क्या है? अल्प्स एक पर्वत है, वो है आपके यूरोप में आती है एक पर्वत श्रृंखला अल्प्स। वो यहाँ पे यूरोप, अगर आप मैप देख रहे होंगे तो यूरोप का एक ये यहाँ पे अल्प्स एक पर्वत है, और इस अल्प्स पर्वत में क्या होता है कि यहाँ पे फॉन जो गर्म पवन है वो भी यही काम करती है जो काम किया किसने? चिनूक ने किया। तो जब ये अल्प्स पर्वत से नीचे उतरती है तो यहाँ पे बर्फ़ को क्या कर देती है? बर्फ़ गला देती है। बर्फ़ गलाने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी घास वगैरह उगती है, और जिससे कि अंगूर की खेती के लिए सबसे ज़्यादा, किसकी खेती के लिए? अंगूर की खेती के लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति बन जाती है। और अंगूर की खेती के लिए जो अच्छी परिस्थिति बनेगी तो भारत के लिए भी इसका फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? यहाँ पे अंगूर की शराब बनते हैं, तो हमारे देश में शराब का ठीक ठाक स्कोप है ना। हाँ, अगर अल्प्स पर्वत की बात करें, जो ये अल्प्स पर्वत है, अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक, ठीक है, अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम जानेंगे कि एक और पवन है, उसका नाम है बोरा। बोरा एक पवन है। आइए जानते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और उसका क्या महत्व है। यहाँ पे है, अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था ये कौन सा सी है? एड्रियाटिक सी। कौन सा सी है? एड्रियाटिक सी है ये। एड्रियाटिक सी में क्या होता है कि यहाँ पे उच्च निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। एड्रियाटिक सी में जैसे ही निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा तो पवनें, यहाँ पे पर्वत है, अल्प्स पर्वत वगैरह हैं, तो इस पे क्या होगा कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होगा? पवनों का गमन होगा। तो यहाँ पे जो गर्म जो हवा चलेगी उसका नाम क्या है? बोरा। आई बात समझ में? और उच्च वेग से, प्रचंड वेग से ये यहाँ से गति करती है, बहुत फास्ट गति करती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, अर्थात तो एड्रियाटिक सी की ओर गति करती है यहाँ से। अब इसके बीच में एक शहर है, मैंने आपको बताया था, इसमें अगर मैप में नहीं दिखाया है, उसका नाम क्या है? वेनिस। वेनिस, यहाँ पे एक ये है, इस यहाँ पे कौन सा शहर बसा हुआ है? वेनिस। आई बात समझ में? अगर थोड़ा सा मैप रीडिंग और कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, ये है कौन सा? आपका भूमध्य सागर। यहाँ पे ये क्या है? भूमध्य सागर है आपका। यहाँ पे क्या है? ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है। आई बात समझ में? ये आपका इटली हो गया, ये आपका फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, जर्मनी है ना, पोलैंड है। ये सब चीज़ें आपको, मैप रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। मैप रीडिंग पे आप लोग को जब आप क्लास पढ़ोगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपके हाथ में कॉपी, पेन और मैप बनाने में आप बहुत ही माहिर होंगे। साथ ही साथ अगर एटलस आपके पास है, एटलस के साथ आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो फिर आपकी ज्योग्राफी अच्छी होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगली पवन देखते हैं, उसका नाम है लू। लू, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो लू चलती है वो गर्मियों के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में कहाँ पे चलती है? उत्तर भारत से लेकर बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पे ये लू चलती है गर्मियों के मौसम में, ठीक है। तो ये भी बहुत एक गर्म हवा है। आप लोकेशन ड्रॉ करते रहिए और उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। एक पवन और देखते हैं, गर्म पवन, उसका नाम है जोंडा। जोंडा पवन जो गर्म पवन चलती है वो चलती है आपके, ये है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में एंडीज पर्वतमाला है, यह है एंडीज पर्वतमाला। तो जोंडा पवन एंडीज पर्वतमाला से होते हुए कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में।
इसी अर्जेंटीना में एक और पवन चलती है जिसका नाम है पैम्पेरो। पैम्पेरो एक पवन है, ये चलती है अर्जेंटीना में। यह एक ठंडी पवन है। कैसी पवन है? ठंडी पवन। ये बात समझ में। एक और पवन की बात करते हैं। एक पवन का नाम है, उसका नाम है हरमटन। हरमटन पवन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं। आइए जानते हैं इसे डॉक्टर विंड क्यों कहते हैं। हरमटन जो बहती है, ये यहाँ से आप जानते होंगे कि ये सहारा मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप का, और इस एरिया में हरमटन जो गर्म जलधारा गर्म वायु है उसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के पश्चात ये दक्षिण की ओर गमन करती है। होता क्या है, आप जान पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये कौन सा क्षेत्र है? इक्वेटर। और भूमध्य रेखा पर होने के कारण यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। अगर तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। वाष्पीकरण अगर अधिक होगा तो संघनन की क्रिया ज़्यादा होगी। संघनन की क्रिया के पश्चात इस एरिया में बहुत अधिक वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण जो यहाँ की जलवायु है ये रहने योग्य नहीं होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अफ्रीकीय देशों में भूमध्य रेखा के पास होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती है। जैसे ही हरमटन पवन सहारा मरुस्थल से नीचे की तरफ आती है कि जलवायु को रहने के अनुकूल बना देती है, तो इसीलिए हरमटन को डॉक्टर पवन भी कहा गया है। एक और पवन के बारे में जानते हैं, ये है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल पवन कहाँ से चलती है? भूमध्य रेखा की ओर चलती है यहाँ से, यानी कि ये स्थल से समुद्र की ओर, गल्फ मेडिटेरियन सी की ओर चलती है। ये कौन सी सी है? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पे चलती है मिस्ट्रल। यहाँ पे ये एक गल्फ है, गल्फ ऑफ लॉयंस। गल्फ आप नोट करिए, गल्फ ऑफ लॉयंस। गल्फ ऑफ लॉयंस से होते हुए ये कहाँ चली जाएगी? मेडिटेरियन सी में, यानी भूमध्य सागर में। ठीक है, तो ये था मिस्ट्रल। आगे चलते हैं। अब हम आपको और भी पवनों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे जो गर्म हवाएं हैं, सबसे पहले गर्म पवनों को, पवन या हवा, गर्म हवा को हम जानेंगे कि जैसे सिमूम है, एक सिमूम सहारा मरुस्थल तथा अरब मरुस्थल में यह सिमूम पवन चलती है, यह गर्म पवन है। वैसे है एक खमसिन पर है, खमसिन जो मिस्र में चलती है। एक है हरमटन, मैंने बता दिया था। सिरोको, सिरोको के बारे में मैंने विस्तार से आपको पहले की वीडियो में बताया था कि किसे रक्त वर्षा करती है। इटली में सहारा मरुस्थल से जाती है, अपने साथ क्या लेके जाती है? वायु के कारण रेता लेके जाती है और इटली में वर्षा करती है। वर्षा के साथ ही और लाल वर्षा करती है, रक्त वर्षा भी बोलते हैं इसे। उसके बाद क्या है? सांता आना है, जोंडा आपको बता दिया है, एंडीज पर्वतमाला में। और कौन कौन से है? कोइम्बेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोइम्बेक जो जावा द्वीप है ना, जावा द्वीप में एक गर्म पवन चलती है, उसका नाम है कोइम्बेक। ठीक है। सुखोवो, नाम से ही जानते हैं कि कजाकिस्तान और रूस के बीच में यह सुखोवो बहती है। और क्या है? गौरिच है, गौरिच पूर्वी ईरान में, ईरान में एक गर्म पवन चलती है, उसका नाम है गौरिच। इसके अलावा अब कुछ ठंडी पवन है, जैसे कि आपने जाना मिस्ट्रल है, बोरा है, नर्दन है और बुरान। बुरान के बारे में आपको बता दिया है कि रूस और मध्य एशिया। एक है ब्लिजर्ड के बारे में आपको बता दिया। पैम्पेरो के बारे में आपको बता दिया। पुर्गा पवन, पुर्गा भी आपको पता है कि पुर्गा जैसे नाम से ही पता है कि पुर्गा कहाँ चलती है? और रूस के ऊपर पुर्गा पवन चलती है, रूस के ऊपर कहाँ? टुंड्रा प्रदेशों में। ठीक है, साइबेरिया में पुर्गा पवन चलती है। ठीक है। फ्राइजेम है, एक ब्राज़ील में चलती है एक ठंडी पवन, उसका नाम है फ्राइजेम। एक है टेरल, पेरू और चिली की बीच में चलती है टेरल, ये भी एक ठंडी पवन है। नेवाडोस है, एक इक्वेडोर में एक ठंडी पवन चलती है, उसका नाम है नेवाडोस। आई बात समझ में? तो जूरा, जो अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत है, उसमें एक जूरन, एक ठंडी पवन चलती है। ठीक है। तो साथियों, आज के लेक्चर में हमने जाना कि स्थानीय पवन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठंडी स्थानीय पवन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गर्म स्थानीय पवन किस किस जगह प्रचलित पाए जाते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही।
इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आप इससे पहले वाली एयर प्रेशर वाली जो वीडियोस है वो देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।